जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस समकालीन कलाकार को लेकर के आया हूं, उस समकालीन कलाकार का नाम है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह पवार क्योंकि एक बड़ा एक लेक्चर है और बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब वाले हैं, स्टूडेंट्स या और भी हैं, कहते सर बहुत बड़ा वीडियो आपका हो जाता है। कारण इसलिए क्योंकि मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बड़ा वीडियो बनेगा, तो इसको मैं 2 हिस्सों में आपको यूट्यूब पे आपको हम देंगे। हम एक पहले हिस्से में इनकी मूर्तिकारी के बारे में बताएंगे कि ये मूर्तिकार हैं मुख्य रूप से, और दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे चित्रकारी के बारे में। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि इसका दूसरा भाग जैसे ही अपलोड होता है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो जब दोनों देखेंगे तभी आपका ये पूरी तरीके से अवतार सिंह पवार कंप्लीट होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवतार सिंह पवार, जिनका जन्म 14 जनवरी 1929 में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी मृत्यु हुई थी 18 जुलाई, जैसा कि मैंने लिखा है, 2002 में यही सेम स्थान पे हुआ था, यानी टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो इनकी जन्म और मृत्यु जो है वो उत्तराखंड में ही है। और ये एक समकालीन कलाकार हैं। ये एक समकालीन कलाकार हैं और समकालीन कलाकार में मुख्य रूप से ये मूर्तिकार हैं। क्या है ये? मुख्य रूप से एक मूर्तिकार हैं। लेकिन इनके अंदर वास्तविकता यह है कि उनके अंदर एक ऐसे ये प्रतिभाशाली कलाकार थे, ये एक ऐसे व्यक्तित्ववादी वाले कलाकार थे जिनके अंदर कई प्रतिभाएं थीं। तो आइए देखते हैं कि क्या थी इनके अंदर। एक तो मूर्तिकार थे ये, दूसरा ये एक चित्रकार थे। क्या थे ये? एक चित्रकार थे। और इसके अतिरिक्त ये एक कुशल रेखांकन कलाकार थे ये। तो क्या कहेंगे? इसके अतिरिक्त ये एक कुशल रेखांकन कलाकार थे ये। तो एक तो ये मूर्तिकार थे, दूसरा चित्रकार थे, और तीसरा ये थे कुशल रेखांकर। ठीक है, कुशल रेखांकर कलाकार थे। क्लियर? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आता है कि ये मुख्य रूप से क्या है, तो आपको लगाना है मुख्य रूप से ये मूर्तिकार है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो इनको हिमालय का बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इन्हें यानी अवतार सिंह पवार को हिमालय का बेटा, इनको हिमालय का बेटा, ध्यान रखिएगा, इनको हिमालय का बेटा भी कहा जाता था। ठीक है, इनको हिमालय का बेटा भी कहते। ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए आपके, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 एग्जामों से कुछ ट्रेंड बदला है। समकालीन कलाकार पर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैं अब आप लोग को YouTube पर भी समकालीन नए कलाकारों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप लोग जो है अच्छी तरह से तैयारी कर लें। क्योंकि मैं कोशिश तो करूंगा कि ज़्यादा दे सकूं, लेकिन अधिकतर मेरे YouTube चैनल या ये कह लें कि मेरा जो ऑनलाइन चैनल है उस पर मैं ज़्यादा दे रखा हूं। फिलहाल बात करते हैं, इनको हिमालय का बेटा भी कहा जाता है। तो इस महान कलाकार का जन्म, एक बार फिर देखें हम, इस महान कलाकार का जन्म, इस महान कलाकार
का जन्म 14 जनवरी 1929 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के लसिया, ध्यान दीजिएगा, लसिया पट्टी के धनियों गांव में हुआ था। मैंने पूरी डिटेल भी दी। मैंने कहा इस महान कलाकार का जन्म 14 जनवरी 1929 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लसिया पट्टी के धनिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म यहां हुआ था। इस तरह से ये इनका उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो स्कूल में हुई थी वो देहरादून का स्कूल है, एक मिलिट्री का स्कूल है। उस स्कूल का नाम है, ध्यान रखिएगा, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। एक तो इनकी शिक्षा हुई थी प्रारंभिक रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में, और दूसरी इनकी आगे शिक्षा हुई थी सेंट जॉर्जेज कॉलेज। इसके अतिरिक्त एक तो यहां हुई थी, दूसरी सेंट जॉर्जेज कॉलेज मसूरी, उसके आगे की शिक्षा यहां हुई थी। तीसरी इनका शिक्षा जो हुई थी, वो तीसरी इनकी शिक्षा हुई थी वो प्रताप, ध्यान रखिएगा, प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी गढ़वाल। प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी गढ़वाल, ये इनकी शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा इनकी है। ध्यान रखिए मेरी बात को। लेकिन एक बात मैं बता दूं, चाहे आपका रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो, चाहे आपका जॉर्जेज कॉलेज मसूरी हो, चाहे आपका रॉयल प्रताप इंटर कॉलेज हो, इनमें कहीं पर भी इन्होंने कला का शिक्षा ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। यानी इनके दिमाग में भी कला दूर दूर तक नहीं थी। इनके मतलब इनको कभी सोचा ही नहीं था कि हम आगे कला में कुछ काम करेंगे। तो मुख्य रूप से इनकी सोच क्या थी? इनकी मुख्य रूप से सोच थी कि ये फौज में भर्ती होना चाहते थे। किसमें भर्ती होना चाहते थे? ये फौज में ये भर्ती होना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, किसमें होना चाहते थे? ये फौज में भर्ती होना चाहते थे। इन्होंने फौज की तैयारी भी की, सब कुछ अच्छा किया, बिल्कुल पास भी हो गए। लेकिन इनको इसी बीच इनको हो गया टाइफाइड। इनको हो गया था टाइफाइड बुखार। और टाइफाइड बुखार आने के कारण इनको सुनने की शक्ति कम हो गई थी। जो श्रवण शक्ति होती है, यानी सुनने की शक्ति कम हो गई थी। यानी इनको ऊंचा सुनाई देने लगा था, यानी इनको पूरी तरह साफ नहीं सुनाई देता था। जब मिलिट्री में ये गए तो ऊंचे सुन होने के कारण, यानी इनको जो है सुनाई कम देने के कारण, इनको जो है आघोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इनको जो है मिलिट्री से, यानी फौज से इनको आघोषित कर दिया गया। समझिएगा मेरी बात को। अब क्योंकि भाई पता चला बम मारा रहा है तो आवाज ही ना सुनाई दे कि भैया बम पीछे से कोई मार दिया, भाई आवाज नहीं सुनाई देगी तो बहुत सा खतरा हो सकता है। और वैसे भी मिलिट्री वाले होते हैं, छोटी छोटी चीज पे बाहर कर देते हैं, छोटी छोटी चीज पे। मैं अगर बताने आ जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल मैं इतना कहूंगा कि इनको सुनाई कम देता था, इसलिए इनको निकाल दिया गया। इनको बड़ा अफसोस हुआ। एक दिन की बात है कि इनकी मुलाकात एक यूपी के कला समीक्षक, ध्यान रखिएगा,
एक दिन इनकी मुलाकात, इनकी भेंट इनकी हुई। अवतार सिंह पवार की एक दिन मुलाकात या इनकी भेंट यूपी के, उत्तर प्रदेश के कला समीक्षक मुकुंदी लाल, याद कर लीजिएगा, मुकुंदी लाल से मिले। ये मैंने लिख दिया ना मुलाकात, मतलब मिले इनसे। तो इनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के कला समीक्षक मुकुंदी लाल से हुई। मुकुंदी लाल ने इन्हें कला के लिए प्रेरित किया। कहा कला में कोई जरूरत नहीं कि आप ऊंचा सुने चाहे नीचा सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। कला ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे विषय को समेट लेता है। कला ही एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं कोई भी किसी विषय से वो सक्सेस नहीं हो पा रहा तो कला में उतर जा रहा है, और लोग कला में नौकरी पा भी रहे हैं। मैंने बहुत सारे, मैं ये कहूँगा कि सैकड़ों लोगों को मैंने नौकरी दे दी है जो कहीं ना कहीं फेल हो चुके थे। कोई पीसीएस नहीं बन पाया था, कोई कुछ तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अंत में वो तैयारी इसने कला से की और उसके बाद वो कला का शिक्षक बना दिया मैंने। आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोग बनेंगे, ये मेरी दुआ है। बस इतना ध्यान रखिए कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे नोट्स को बेहतर तरीके से पढ़ते जाएं। यूट्यूब पे आप जो मेरे नोट्स देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से बनाते जाएं, और बेहतर है कि अगर आप पास में हैं तो मुझसे ऑफलाइन में जुड़ जाएं, अगर दूर हैं तो मुझसे ऑनलाइन में जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वो चीज़ें पा सकते हो जो मैं यूट्यूब पे पूरी बात नहीं डाल पाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने कला पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की अपनी योजना बनाई, और इस तरह से ये चले गए कलकत्ता, यानी शांति निकेतन चले गए। ठीक है, शांति निकेतन आप जानते इस समय वीरभूम जिले में है, जो पहले कलकत्ता में आता था। तो ये चले गए शांति निकेतन में इन्होंने लिया दाखिला। ठीक है, इसमें लिया कला में, कला विषय से इन्होंने दाखिला लिया, और यहां पर इनको कई लोगों ने इनको शिक्षा दी है। कौन कौन लोगों ने दी है आइए देखते हैं। जैसे राम किंकर बैज, नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी, और यहां पर समरेंद्र नाथ गुप्त। कौन है यहाँ पे आप लिखेंगे कौन है, समरेंद्र नाथ गुप्त होना चाहिए। ठीक है, समरेंद्र नाथ गुप्त, यहाँ पे समरेंद्र नाथ गुप्त। ठीक है, इसके अलावा कृपाल सिंह शेखावत, ये एक बार ध्यान दें, राम किंकर बैज और कौन है, राम किंकर बैज और नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ कर, यहाँ पे समरेंद्र नहीं सुरेंद्र नाथ कर। ठीक, विनोद बिहारी मुखर्जी, कृपाल सिंह शेखावत। मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि एरो बना के मैं आपको समझा सकूं। बात समझ रहे मेरी बात को? मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि आपको एरो बना के समझा सकूं। पहला तो आप ये जाने कि इनके मुख्य गुरु कौन थे। तो इनके मुख्य रूप से इनके कला गुरु कौन थे, तो आप कहोगे राम किंकर बैज। सबसे ज्यादा अगर ये किसी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो तो राम किंकर बैज से थे, और इन्होंने राम किंकर को अपना कला गुरु माना था। इसके अलावा नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ कर, विनोद बिहारी मुखर्जी, इन सबसे कहीं ना कहीं सीखा है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं के गुरु बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आता है तो वैसे मुख्य रूप से आप राम किंकर बैज को ही लगाओगे। अब आइए बात करते हैं कि इन्होंने किससे क्या सीखा है।
तो राम किंकर बैज से इन्होंने, ध्यान देना, इन्होंने मूर्तिकला सीखा, मूर्तिकला सीखा था। यानी मूर्ति या कला के बारे में जो जानकारी अगर कहीं किसी से ली है तो वो कौन है, वो कहेंगे राम किंकर बैज। ठीक। दूसरा कौन है? दूसरे हैं आपके नंदलाल बसु, और ये दो लोग को मैंने कहा, नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ कर से, इनसे इन्होंने मुख्य रूप से चित्रकला सीखा। ठीक। और विनोद बिहारी मुखर्जी और कृपाल सिंह शेखावत, इन लोगों से इन्होंने भित्ति चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी सीखा था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने किससे क्या सीखा? राम किंकर बैज से मूर्तिकला सीखा, नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ से चित्रकला सीखा, विनोद बिहारी मुखर्जी और कृपाल सिंह शेखावत से इन्होंने ये सीखा था, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा एक और थे जिनका नाम था विनायक राव मासोजी। इसके अतिरिक्त एक और थे विनायक राव मासोजी, ध्यान दीजिएगा, विनायक राव मासोजी, इनसे भी इन्होंने चित्रकला का ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने किससे क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब क्योंकि ये एक अच्छे मूर्तिकार हो चुके थे, एक अच्छे चित्रकार हो चुके थे, एक अच्छे भित्ति चित्रकार हो चुके थे, और इसीलिए 1956 में इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, 1956 में ये बन गए शिक्षक। कहाँ के बने ये? लखनऊ कला महाविद्यालय। 1956 में लखनऊ कला महाविद्यालय में ये मूर्तिकार के रूप में कला शिक्षक नियुक्त हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है? मूर्तिकार के रूप में कला शिक्षक नियुक्त होगा, या ये कह सकते हैं कि ये कला शिक्षक किसमें हुए? मूर्ति विभाग में। मूर्ति विभाग में ये कला शिक्षक हुए। इनकी नियुक्ति हुई है कब? तो कहेंगे 1956 में इनकी नियुक्ति हुई है। और ये सेवानिवृत्त कब हुए हैं? सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हुए हैं 1989 में, ये रिटायर्ड हो गए। मैंने दोनों बातें एक साथ बता दी जिसमें आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। मैंने क्या कहा है कि 1956 में लखनऊ कला महाविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई, क्योंकि मूर्तिकार थे इसलिए इनका मूर्ति विभाग में कला शिक्षक हुए, और सेवानिवृत्त हो गए 1989 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये मूर्तियां सिखाते थे, चित्रकारी भी सिखाते थे। ठीक है। मूर्ति बनाना तो सिखाते ही थे, लेकिन चित्रकारी के बारे में भी अपने छात्रों को ज्ञान देते थे। तो मूर्ति कला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या क्या, किस चीज का माध्यम प्रयोग किया है? मूर्ति कला के बारे में इन्होंने, मूर्ति कला में जो इन्होंने माध्यम लिया है मुख्य रूप से, ये कांसे पे जो है मूर्तियां बनाते थे। दूसरा सीमेंट कंक्रीट पे बनाते थे। ठीक है। पत्थर पे, लकड़ी यानी कास्ट पे, पत्थर मतलब स्टोन। ठीक है। टेराकोटा मतलब मिट्टी, और इसके अतिरिक्त मोम, यानी इन सब की ये मूर्तियां बनाते थे। मैंने क्या कहा है? कांसा, सीमेंट कंक्रीट, पत्थर, कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट माने लकड़ी, और कांसा मतलब क्या है? धातु। तो सीमेंट कंक्रीट, पत्थर, कास्ट, टेराकोटा और मोम, इन सब पर ये अधिकतर मूर्तियां बनाते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त लोगों को ये चित्रकारी भी सिखाते थे। जिस समय ये स्कूल में थे, मैं बता देता हूं यहाँ पे, एक बार मैं फिर आपको चित्रकारी वाले में बताएंगे।
जिस समय ये स्कूल में थे, यानी ये लखनऊ कला महाविद्यालय में, यानी कहाँ, लखनऊ कला महाविद्यालय। लखनऊ कला महाविद्यालय की अगर मैं बात करता हूं तो लखनऊ कला महाविद्यालय में जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी तो वहां पर सिखाया जाता था वाष्प पद्धति। वाष्प पद्धति पर चित्रकारी सिखाई जाती थी। समझिएगा, किस पर? वाष्प पद्धति पर। वाष्प पद्धति आप जानते ही हैं, मैं इनके बारे में आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूं वाष्प पद्धति के बारे में। तो वाष्प पद्धति पर ये अपने छात्रों को टेम्परा, वाष्प में टेम्परा के माध्यम से, ठीक है, वाष्प पद्धति में टेम्परा के माध्यम से भित्ति चित्रकारी सिखाते थे। भित्ति चित्रकारी का प्रशिक्षण देते थे, यानी सिखाते थे लोगों को, इस पे बाकायदा देते थे। मूर्तिकारी के बारे में सिखाते थे। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से जो है, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा जो लगाव था वो मूर्ति कला पे था। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि इनका शुरुआत से ही ये क्या कह सकते हैं कि शुरू से ही ये जो है मूर्तिकार यानी राम किंकर बैस से प्रभावित थे। और इसीलिए इन्होंने, मेरी बात समझिएगा, इसीलिए इन्होंने मतलब सबसे ज्यादा अगर ये किसी चीज विशेष प्रभावित थे तो वो थे द थिंकर। ये क्या है? एक मूर्ति है। और किसकी है ये रोंदा की है। रोंदा मूर्तिकार, ये पाश्चात्य मूर्तिकार है, इसका नाम है रोंदा। तो रोंदा की मूर्ति द थिंकर से ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे, या ये कह ले इन्होंने इसी को ही अपना विषय बनाया था। किसने बनाया था? अवतार सिंह पवार ने द थिंकर से प्रभावित थे, इसी का विषय बना करके, यानी मूर्ति का विषय बना करके, इस द थिंकर को विषय बना करके इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। तो इन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं अधिकतर आवछ वाली मूर्तियां बनाई हैं। कैसी बनाई हैं? इन्होंने आवछ मूर्तियां बनाई हैं। ठीक है, मूर्तियां बनाई हैं, यानी अधिकतर मूर्तियां जो हैं वो आधी बनाई हैं। आधी वाली, हाफ वाली मूर्तियां अधिकतर इन्होंने बनाई हैं। और इन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं, आइए हम उनकी बात करते हैं। और वैसे में जो मूर्तियां बनाई हैं, जो आवछ मूर्तियां, वो ज्यादातर व्यक्ति वाली मूर्तियां हैं, यानी व्यक्ति वाली मूर्तियां हैं, जिसको अधिकतर ज्यादातर व्यक्तियों की मूर्तियां बनाई हैं। इन्होंने बड़े महान कलाकारों की मूर्तियां बनाई, बहुत सारी मूर्तियां, मैं सारी मूर्तियां लिखूंगा। आइए देखते हैं कौन कौन सी इनकी मूर्तियां हैं जो उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आनंद कुमार स्वामी, पहले देखते हैं, यहां लिख देते हैं मूर्तियां। ठीक है, कौन सी हैं? आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, क्रिकेटर है ये। ठीक है, क्रिकेटर और हैं, और उनका नाम है मंसूर अली खां पटौदी, यानी सैफ अली खान के पिता। मंसूर अली खां पटौदी। इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियां हैं। इसके अलावा
मंसूर अली खां पटौदी, कपिल देव, वैन गॉग। वैन गॉग आप जानते हैं पाश्चात्य कलाकार है, ठीक है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार, उसकी वैन गॉग। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी हैं, कौन कौन सी है, जैसे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, मैंने अभी बताया था जो मुलाकात जिससे हुई थी, मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल और कौन है, मुकुंदी लाल, राम किंकर बैज, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर। और देखिए एक बार फिर रिपीट कर दें, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, मंसूर अली खां पटौदी, कपिल देव, वैन गॉग, मुकुंदी लाल, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए और बात करते हैं कौन कौन है। इसके अलावा बात करते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कौन है, विलियम शेक्सपियर। क्लियर। विलियम शेक्सपियर, सत्यजीत राय, बेगम अख्तर, ध्यान दीजिए, विलियम शेक्सपियर, सत्यजीत राय, बेगम अख्तर, लाल बहादुर शास्त्री, कैफी आजमी, शायर है ये, कैफी आजमी। और कौन है इसके अलावा, ठाकुर जयदेव सिंह। इसके अलावा लच्छू महाराज, सोनल मानसिंह। और कौन से हैं, सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह। और हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा, प्रभात मुखर्जी आदि। यानी बहुत सारी मूर्तियां, हम कितनी मूर्तियां बताएंगे, हमने लगभग इंपॉर्टेंट मूर्तियां बता दी हैं। विलियम शेक्सपियर, सत्यजीत राय, बेगम अख्तर, लाल बहादुर शास्त्री, कैफी आजमी, ठाकुर जयदेव सिंह, लच्छू महाराज, सोनल मानसिंह, सुंदर लाल बहुगुणा और प्रभात मुखर्जी। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ सृजनात्मक मूर्तियां भी बनाई हैं। ये व्यक्ति वाली मूर्तियां हैं, उन्होंने कुछ सृजनात्मक भी मूर्तियां बनाई हैं। आइए देखते हैं, इन्होंने कुछ सृजनात्मक मूर्तियां भी बनाई हैं। अब इन्होंने सृजनात्मक मूर्तियां कौन कौन सी बनाई है, ध्यान दीजिए। मदर एंड चाइल्ड, नंदी, ठीक है, नंदी। और कौन सी है, बांसुरी वादक, मुर्गों की लड़ाई। अब देखिए मुर्गों की लड़ाई, ठीक है, मुर्गों की लड़ाई चित्र है के हब्बर का। और ये क्या है, मुर्गों की लड़ाई मूर्ति। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, अब ऐसे पूछ रहे हैं कौन, हम लोग जानते हैं मूर्ति तो वो चित्र पूछ ले रहा है, जानते हैं अगर हम लोग चित्र तो मूर्ति पूछ ले रहा है। तो इस तरह से मुर्गों की लड़ाई किसकी है,
तो ध्यान रखिएगा, अवतार सिंह पवार की ये मूर्ति है। ये क्या है? ये एक मूर्ति है। और मुर्गों की लड़ाई जो मैंने आपको पीछे पढ़ा चुके हैं के अकबर, वो एक चित्र है। तो इस तरह से मुर्गों की लड़ाई वाला चित्र इन्होंने बनाया था। इसके अलावा खलिहान की ओर, कौन सा है? खलिहान की ओर। तो ये अधिकतर इनकी सर्वाधिक मूर्तियां काहे की हैं? तो कहेंगे कांसे की है। इनकी सर्वाधिक मूर्तियां अगर है तो काहे की हैं? कांसे की हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी अधिकतर मूर्तियां कांसे की बनाई गई हैं। तो ये मैंने मूर्ति वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अगर अभी हम इसको पूरा अगर हम पढ़ाएं तो ये मान चलिए कि अभी 40 मिनट की क्लास अभी और है। तो इसीलिए इसको मैं 2 हिस्सों में दे रहा हूँ आपको। एक मैं हिस्सा आपको ये दे रहा हूँ, यानी अपलोड हो जा रहा है। अब दूसरा आपका जो पार्ट है वो आपका 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। हो सकता है कल ही हम कर दें। तो वो चित्रकारी के बारे में होगा, उसमें भित्ति चित्रकारी के बारे में होगा, उनमें इनमें जन्म बताए तो उसमें मृत्यु बताएंगे, और इनको और क्या कहते हैं, इनको हिमालय का बेटा कहते हैं, तो इनको और क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा है। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए एक सस्पेंस है कि आगे सर इनको और कौन सी एक उपाधि दिए हैं। बस इतना समझ लें कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल। तो मोबाइल से जुड़ी बात है, वो मैं आपको बाद बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको जानबूझ के रोक रहा हूँ। तो ये मैंने मूर्ति के बारे में बता दिया है। और जो लोग इसको देखे हैं, दूसरा पार्ट ज़रूर देखें, तभी वो पूरा हो पाएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे आपका जो है वो तुरंत आपके पास जो है वो मेरा मैसेज मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, या पहले अभी इसी को आधा और हम आपको मे बी कल तक की आपको उपलब्ध कराएंगे हम। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।